हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं RSERT उदयपुर द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन। जो मॉडल पेपर हैं वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 यानी कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किए गए हैं। आज अपन देख रहे हैं दोस्तों विषय विज्ञान का साइंस का मॉडल पेपर। तो पार्ट 1 के अंदर अपन ने दोस्तों इसके 14 प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में ही ये वीडियो देखें ताकि आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा गणित के मॉडल पेपर भी मैंने करवा दिया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है दोस्तों, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। तो सौर परिवार का चित्र बनाना है। सौर परिवार के अंदर सूर्य को दर्शाना है और उसके अंदर अपने जो 8 ग्रह हैं उनको दर्शाना है। तो सबसे अंदर आप सूर्य को लिखेंगे। सूर्य के बाद में बुध का नंबर आता है। इसका सीरियलिटी का ध्यान रखें दोस्तों, अगर बुध आप सीरियलिटी से नहीं लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। फिर दूसरे राउंड के अंदर आप दूसरा जगह शुक्र लिखेंगे, फिर पृथ्वी लिखेंगे, फिर मंगल लिखेंगे और फिर बृहस्पति, शनि और फिर दोस्तों यूरेनस और नेपच्यून लिखेंगे। तो इनका आपको क्रम का ध्यान रखना है। क्रम को ध्यान रखते हुए आप बनाएंगे तो आपको पूरे में से पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अब अपन देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों कि CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है। तो आंसर लिखेंगे CNG और LPG का उपयोग परिवहन में वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये ईंधन कम प्रदूषण दे करते हैं और इन ईंधनों का रख रखाव आसान होता है, यानी उसके इंजन है वो कम खराब होते हैं। स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ ये सस्ते ईंधन भी हैं, तो इसका ये लाभ हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको ये चित्र बनाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको देख सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी ये चित्र बना सकते हैं। आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है। इसके अंदर आपको दोस्तों वर्षन बनाने हैं। वर्षन के बाद में वर्षन से 2 वर्षन बनाने हैं अलग अलग, और फिर दोनों से आपको शुक्र नलिका दिखानी है। शुक्र नलिका आपको शुक्राशय में भेजना है। शुक्राशय के साथ इसमें उत्तराशय का भी चित्र बनाना है और फिर शीशन का भी चित्र बनाना है। इसमें पूरा नरजनन तंत्र कंप्लीट होगा। अगर नाम जरूर लिखें, नाम नहीं लिखेंगे तो आपको दोस्तों इसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न में होता है नामांकित चित्र बनाइए। अब देखते हैं दोस्तों खंड से। खंड से के अंदर प्रश्न आएंगे वो 4-4 नंबर के होंगे। तो 18वां प्रश्न है, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों। इसके अंदर आपको अथवा में दूसरा प्रश्न भी मिलेगा, तो आपके इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। तो मैं ऊपर वाला प्रश्न ले रहा हूँ यहाँ। उत्तर लिखेंगे, खेत में की कई अवांछित पौधे अप्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, यानी खरपतवार को अपन ने जैसे घास वगैरह होती है उसी को खरपतवार कहते हैं। उसको हटाना की प्रक्रिया निराई कहलाती है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल व पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, यानी ये जल पोषक तत्व है और सूर्य का प्रकाश से ले लेते हैं, जिससे फसल को बाधा पहुंचती है। कुछ खरपतवार कटाई से भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के तरीके नीचे दिखे हैं अपन ने। तो इसमें पहला तरीका है दोस्तों, खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। और दूसरा है दोस्तों, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। और तीसरा इसका खरपतवार निवारण का कारण लिखेंगे। खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय अपने मुंह और नाक को ढक लेनी चाहिए। ये इसके खरपतवार नाशी के बारे में अपन लिखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 19वां प्रश्न। इसमें भी आपको जो खंड है उसके अंदर अथवा में मिलेंगे, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाला प्रश्न लिया है, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए और इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले वनोन्मूलन का अर्थ बताएंगे, यानी वनों को काटना। तो वनोन्मूलन का अर्थ है मनुष्य द्वारा उपयोग के लिए भूमि का दावा करने के लिए जंगलों को साफ करना। वनोन्मूलन या
वनों का विनाश यानी जंगलों की सफाई हमारी अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता एवं पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। अर्थात वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि को अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, कारण बताएंगे। पहला कारण लिखते हैं दोस्तों, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा लिखेंगे घरों एवं कारखानों का निर्माण करना। तीसरा लिखेंगे फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। और दावानल एवं भीषण सूखा से भी वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण है, यानी जंगल में आग लग जाना और अकाल पड़ने से भी वनोन्मूलन हो सकता है। पांचवा लिखेंगे वनों का चारागाह में परिवर्तन, स्थानांतरित या झूम कृषि के लिए, ये भी मैंने स्थानांतरित झूम कृषि पहले बताया था, प्रश्न आया हुआ है। शहरीकरण तथा विकास परियोजना, तथा आठवां लिख देंगे औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी काटने के लिए भी वनोन्मूलन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में भी आपको अथवा के अंदर दो प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक करना है, तो मैं नीचे वाला ले रहा हूँ। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों किस भाग में ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम लिखिए। तो प्रत्येक के बारे में लिखेंगे। प्रश्न 4 नंबर का है तो थोड़ा उत्तर बढ़ा के भी अपन को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं ढोलक। ढोलक के अंदर लिखेंगे ढोलक वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है उसे तनित झिल्ली कहते हैं, यानी झिल्ली होती है जो चमड़े का बनी होती है। दूसरा है सितार। सितार वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो वो भाग कंपित होता है वो तनित तार है, यानी सितार के अंदर नाम ही है सितार, इसका मतलब उसके अंदर तार होता है लोहे का, वो तना हुआ रहता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी है। बांसुरी आप जानते हैं दोस्तों, बांसुरी में लिखेंगे बांसुरी एक एरोफोन या बिना नरकट वाला वायु उपकरण है जो एक छिद्र के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है। बांसुरी को तीव्र आघात एरोफोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी उसके छिद्र से हवा निकलने से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। और अंतिम है इसका मजीरा। तो इसमें दो छोटी गहरी गोल मिश्रित धातु की बनी कटोरियाँ जैसी होती हैं। इनका मध्य भाग गहरा होता है। इस भाग में बने गड्ढे के छेद से डोरी लगी रहती है। ये दोनों हाथों से बजाए जाते हैं। दोनों हाथों में एक एक मजीरा रखा जाता है। परस्पर आघात करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके अंदर आप एक भी और लाइन और भी लिखना, वो जो मैं लिखना भूल गया हूँ वो मेन लाइन है। वो लाइन है कि मजीरा के अंदर धात्विक कणों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये आप लाइन इसके अंदर जरूर लिखें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। या फिर इसके अंदर अथवा के अंदर प्रश्न है वायु प्रदूषण से क्या से वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो मैं इसके अंदर नीचे वाला ले रहा हूँ। तो अब प्रश्न, तो इसका वायु प्रदूषण यहाँ से लिखेंगे तो अपन लिखेंगे दोस्तों वायुमंडल में वायु गैसों का मिश्रण है। इन गैसों में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मेथेन तथा जलवाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित है। वायुमंडल में धुआं की मात्रा भी उपस्थित है। इस प्रकार के पदार्थों जैसे उद्योगों व स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुएं के मिल जाने से भिन्न भिन्न स्थानों पर वायुमंडल की प्रकृति एवं संगठन में बदलाव आ चुका है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीवों तथा निर्जीवों दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण की परिभाषा इतनी बड़ी है, अच्छी लिखी है मैंने दोस्तों, ये इसको याद कर लेना ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलें। आगे लिखेंगे वायु प्रदूषण के निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव हैं, यानी प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं वायु प्रदूषण के। पहला लिखेंगे दोस्तों कि वायु प्रदूषण से सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी, बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न हो जाती है। दूसरा लिखेंगे विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन संबंधी समस्या भी उत्पन्न करती है। तीसरा लिखेंगे वायु प्रदूषक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे अपन CFC कहते हैं, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एयर सोल के फुहारों में होता है। CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। और इसके बाद में लिखेंगे डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। ये दृश्यता को घटाते हैं। और अंतिम लिखेंगे विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले राख के अति सूक्ष्म कण वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अपने विज्ञान के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। जल्दी अपन बाकी विषयों का मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सकें। और इसके
इसके अलावा कक्षा 8 की गणित भी दोस्तों आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप सिस्टमेटिक प्रश्नावलियाँ पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आपको सिस्टमेटिक वीडियो मिल जाएंगी और PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।